हेलो मेरे दोस्तों। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? एकदम मस्त। मजा आ रहा है पढ़ने में? पक्का? 2 महीने की बात और है, बल्कि 1.5 महीने ही रह गए। उसके बाद तो पेपर चालू हो ही जाएंगे आप सबके। ऐसे ही मान के चलो 1.5 महीना रह गया है, क्योंकि फिर लास्ट के 15 दिन में तो टेस्ट वेस्ट भी लिखने होंगे ना। तो तुम्हारे पास नेट नेट 1.5 महीना रह चुका है पढ़ाई करने के लिए। आज ना एक चीज बताता हूँ। आज ना हम क्लास की शुरुआत एक टिप से करते हैं। टिप। टिप समझते हो? जब हमें शेयर मार्केट से एक टिप मिलती है, अच्छा इस शेयर में पैसा लगा दो ये ऊपर जाएगा, इस शेयर में पैसा लगा दो ये नीचे जाएगा, इसलिए पहले ही बेच दो इस शेयर को। टिप समझते हो? बट मैं तुम्हें ऑडिट की टिप दूंगा। ऑडिट की भी नहीं, बल्कि सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स की। एक चीज बताता हूँ तुम्हें। जब मैं पढ़ाई करता था ना, मैं कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ता था ना, जब मैं ना हमेशा ये ध्यान रखता था, जब भी मैं पढ़ू ना, मैं घूम घूम के पढ़ू। वाइल वॉकिंग आई स्टडीड बाय व्हेन आई वाज वॉकिंग। मतलब जब हम चलते वक्त पढ़ते हैं ना, हमारे एक तुम्हें पता है, जैसे जब मशीन के अंदर हम ऑयल डालते हैं तो मशीन और तेज अच्छे से काम करती है। जब हम चलते हैं ना, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। स्टीव जॉब्स ने भी ना एक स्टेटमेंट कही थी कि जब वो जितनी भी मीटिंग करता था ना, वो हमेशा चल के करता था। वॉक करते हुए। उससे ना क्या होता है, ब्रेन के ना हार्मोन्स और तेजी से काम करते हैं। इससे ब्रेन की फंक्शनिंग डबल स्पीड पे चालू हो जाती है। तो तुम्हें ना एक प्रो टिप दे रहा हूँ ये, कि जब भी तुम थ्योरी सब्जेक्ट कौन कौन से, ऑडिट, लॉ, या फिर कोई भी लॉ अदर, जैसे EISSM हो गया, या कोई और थ्योरी सब्जेक्ट हो गया, जैसे तुम टैक्स पढ़ रहे हो या तुम IDT पढ़ रहे हो ना, तो उसे ना बुक को हाथ में लेके, जैसे बुक को तुमने हाथ में उठाई और फिर उसके बाद तुम चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, मतलब देखते हो, चल रहे हो, देखते हो, पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ना है तुम्हें। इससे सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से दिमाग तेजी से याद रखता है चीजें, और बहुत दिन तक रिटेन रखता है। एक बार ट्राई करके देखो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है ना? ये थी आज की प्रो टिप। इसको याद रखना, इसको अप्लाई करके देखना, फिर बताना मेरे को क्या रिजल्ट है। ठीक है? चलो आज शुरुआत करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, फॉरेंसिक्स ऑडिट। ये ना हर कोई छोड़ जाता है, सी कैटेगरी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ICAI ना आजकल सी कैटेगरी को तो हटा ही दिया है। सब कुछ ए कैटेगरी है, ऐसे मान के तुम्हें पढ़ाई करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। नॉट इवन अ सिंगल थिंग। अगर तुम छोड़ के जाओ ना, तुम ये मान लो उसी में से पेपर आ जाएगा। मैं ये वाले टॉपिक्स इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ना बच्चे ये टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं, और पेपर में ना इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कहते रहते हैं यार ये काश पढ़ जाते तो 5 नंबर और हो जाते हमारे। इसमें मैं आधे पौने घंटे के अंदर ना तुम्हें फॉरेंसिक्स ऐसा समझा दूंगा, क्रिस्टल क्लियर। तुम्हें कहीं पे भी जरूरत नहीं है जाने की। ये 2 बार 3 बार देखना, तुम्हें फॉरेंसिक्स ऑडिट पूरा याद हो जाएगा, पूरा पूरा। सर तुम्हें पता है फॉरेंसिक्स ऑडिट होता क्या है? तुमने जब बचपन में CID तो देखा होगा, अभी नहीं देख रहे, टीवी बंद है, वैसे तो CID देखा होगा ना। एक सालू के सर होते थे, एक तारिका मैम होती थी। चलो तुमने एक वीडियो और दिखा देता हूँ। मैंने ना एक वीडियो तुम्हारे लिए ऑन करके रखी है, देखो। अरे 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 अरे, CID फॉरेंसिक ऑडिट, ये देखो। अरे ऐड आ रही है। ये CID हो गया चालू। अब इसके अंदर देखो, जो ये क्या, फॉरेंसिक्स लैब्स है ना, ये फॉरेंसिक लैब। इसके अंदर ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये अब पहले देखो वीडियो। ये इतनी सारी मशीनें लग रही है, चलो छोड़ो। बस ये मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि यहाँ पे फॉरेंसिक लैब होती है जब कोई मर्डर हो जाता है या फिर कोई बंदा मर जाता है। जब CID जाती है ना वहां पे, वो क्या करती है, वो अंदर तक इनडेप्थ चेकिंग करती है कि भाई मर्डर हुआ कैसे, गोली कहाँ से लगी, किस एंगल से लगी, किसने मारी होगी। अगर उस बिल्डिंग से इस बंदे को गोली लगी, उस बिल्डिंग से इतनी दूर से, तो वो सारे एंगलों से टेस्ट करते हैं। वो जो सालू के सर बैठे रहते हैं फॉरेंसिक्स लैब में, वो सब टेस्ट करते हैं ना। यही होता है फॉरेंसिक्स का काम, मतलब इनडेप्थ चेकिंग करना। अगर कोई फ्रॉड हुआ है, हम क्या है, हम ऑडिटर हैं, हमें नहीं पता मर्डर कैसे करा, क्या करा। हम करते हैं कि फाइनेंशियल्स में अगर फ्रॉड हुआ है ना, उसकी इनडेप्थ चेकिंग। ये तो चलो मर्डर की बताया मैंने तुम्हें CID के थ्रू, बट फाइनेंस, अब अगर हम ऑडिटर की बात करते हैं, ऑडिटर को क्या, उसको क्या मतलब मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर नहीं करेगा वो चेकिंग। वो करेगा फाइनेंशियल्स के अंदर फ्रॉड हुआ है तो उसकी चेकिंग कैसे करनी है। तो हमें ना फाइनेंशियल्स में इनडेप्थ घुसना पड़ता है। उसके लिए ना चाहे हमें कुछ भी करना पड़े,
हमें फिर व्हाट्सएप के चैट्स देखनी पड़े, फोन लॉग्स देखने पड़े कि हाँ भाई सीईओ ने ऐसे ऐसे फ्रॉड करा है, उसकी हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है, हमें इन डेप्थ घुसना पड़ता है। वहां पे फॉरेंसिक ऑडिटर यूज आते हैं। समझ रहे हो फॉरेंसिक्स का मतलब क्या है? एक तरह से इन डेप्थ चेकिंग करना किसी भी चीज का। एक एग्जांपल बताता हूं, ये ना आईसीआई के मॉड्यूल का ही स्क्रीनशॉट है। देखो इसके अंदर क्या हुआ था। कंपनी रिसीव्ड एन anonymous handwriting letter through the mail in which they were serious death threats against the CEO and his family। अब सीईओ और फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, कोई कर रहा होगा फोन करके उसे कि हाँ भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और द लेटर एल्यूड मतलब द लेटर बता रहे इनडायरेक्टली कि भाई उनके चिल्ड्रन को, सीईओ के चिल्ड्रन को हम हार्म पहुंचा देंगे या फिर हमें पैसे भिजवा दो सर्टेन अमाउंट के। इन सच अ मैनर आइडेंटिफाई रिसीवर वाज टू रिमेन अननोन। ये मत बताना कहां पैसे भेज रहे हो। ये सीईओ का ऐसा लेटर आया कि ये नहीं पता लगना चाहिए कि तू पैसे भेज कहां रहा है। अरे भाई अगर वही पता लग जाएगा तो पकड़ लेंगे उस बंदे को जाके। ऐसा लेटर आया सीईओ के पास कि हम तुम्हारे बच्चों को कुछ कर देंगे उनके साथ, इसलिए तुम इतना अमाउंट ऑफ कैश हमारे को पहुंचा दो। ऐसा बोल रहा है वो लेटर में जो बंदा लिख रहा है। उसके बाद द सीईओ इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस हु टुक द लेटर एंड एनवेलप इट केम एज फोरेंसिक एनालिसिस। अब वो एनालिसिस करेंगे कि भाई हैंडराइटिंग कैसी थी, देखो पेपर यूज्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग सम फिंगरप्रिंट्स ऑफ द लेटर। भाई किसके फिंगरप्रिंट्स है? अब तुम सीआईडी देखते हो फिंगरप्रिंट्स भी यूज होते हैं ना। काम वैसे ही है फॉरेंसिक्स ऑडिटर का भी, बस थोड़ा सा मर्डर से रिलेटेड हटके फाइनेंशियल फ्रॉड देखते हैं। ये तो बस एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, ये सब है। एग्जांपल ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग देखते हैं अब क्या है। Accounting offer in the pharma company performs a regular reconciliation between the physical inventory counted in the factory। अब यहाँ ना इन्वेंट्री में कुछ फ्रॉड हुआ है ऐसा समझ आ रहा है कि इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड बाय द बुक्स एंड अकाउंट्स। ही टेक्स द ओपनिंग, उसने फिजिकल इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस चेक करा, फिर उसने रिकनसाइल करा परचेज और सेल। मतलब परचेज मतलब बढ़ा दिया होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर दी होगी परचेज, और सेल्स लेस कर दी होगी क्योंकि माल चला गया। परचेज मतलब माल आ गया, उससे उसने निकाला कि भाई हमारी कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी लास्ट की। फिर उसने चेक करा जो कि एक्चुअल में क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर वो डिफरेंसेस आए उसको उसने रिकनसाइल करा। फिर उसमें चला बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत हम मान लेते शॉर्टेजेस भी होंगे, थोड़ी बहुत चोरी हो गई होगी, थोड़ी बहुत पिलफरेज हो गई होगी, बट इसका ये मतलब नहीं ना कि ज्यादा डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस है, अगर ज्यादा डिफरेंस आएगा तो फिर हमने जो सीसीटीवी लगा रखी है अपनी इन्वेंट्री जहां पे रखी हुई है वहां पे चेकिंग करेंगे कि भाई माल गया कहां एक्चुअल में। यार ओपनिंग इतना आ रहा है, उसके बाद परचेजेस हमने इतनी की करी, सेल्स हमने लेस कर दी, तो क्लोजिंग इतना आना चाहिए ना भाई। इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? चलो थोड़ी बहुत मैं मान रहा हूं कि चलो 5-7% की चोरी भी हो गई, तो 20% का डिफरेंस आ रहा है जो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल रहे हैं और जो एक्चुअल में क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है? पक्का कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। तो फिर हम जो कैमरे लगे होंगे सीसीटीवी वहां पे चेक करेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। ये फॉरेंसिक ऑडिटर्स करते हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर्स का काम ये होता है कि जहां पे जैसे कंपनी है ना, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड होता है किसी भी तरह का, चाहे वो फिर इन्वेंट्री में हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो, चाहे वो प्रोडक्शन में कुछ भी फ्रॉड हुआ, हम जाते हैं वहां पे एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर और वहां पे जांच पड़ताल करते हैं कि एक्चुअल में फ्रॉड हुआ कैसे, किसने करा। इनडेप्थ चेकिंग करते हैं, जैसे जैसे सीआईडी वाले मर्डर की इनडेप्थ चेकिंग करते हैं ना, वो बॉडी को फाड़ते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि उसमें से निकाल के किस टाइप की गोली थी, कहां से लगी गोली, और ये सब। ये एक तरह से हम फाइनेंशियल्स में देखते हैं कैसे फ्रॉड हुआ होगा, उसकी इनडेप्थ चेकिंग करते हैं। समझ आया? सीसीटीवी भी यूज करेंगे, ईमेल्स भी यूज करेंगे, फोन लॉग्स भी यूज करेंगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी यूज करेंगे। ये होता है फॉरेंसिक ऑडिटर, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये हम यूज करते हैं। समझ आया? ये होता है फॉरेंसिक्स का मतलब। देखो मैंने बहुत ट्राई करा है अच्छे से समझाने का फॉरेंसिक्स का क्या मतलब है। अब इसको पढ़ते हैं, इसको याद करके पढ़ेंगे, याद करते हैं। मैंने हर चीज की ना मेमोरी टेक्निक बना दी है, तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले ना डिफरेंस देखते हैं क्या है फॉरेंसिक्स और अदर ऑडिट्स में, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है फॉरेंसिक्स ऑडिट का, कि वेदर फ्रॉड इज एक्चुअली टेकन प्लेस। यार अब देखो इन्वेंट्री का हमने एग्जांपल लिया था, एक्चुअल में हुआ है फ्रॉड या फिर वो मे भी ज्यादा ज्यादा वेस्टेज हो गई होगी प्रोडक्शन में, या फिर ज्यादा माल इशू हो गया होगा, मे भी हो सकता है कोई ह्यूमन एरर हुआ हो, वो चीज का चेक करना हमारी जिम्मेदारी। एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया ना फॉरेंसिक ऑडिटर का। अदर ऑडिटर का क्या होता है, जो हमने ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देना ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमने ट्रू एंड फेयर व्यू लिख दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ अदर ऑडिट। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना। और फॉरेंसिक ऑडिटर का क्या मतलब होता है कि भाई फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है, इसकी जांच पड़ताल करके ये पता लगाना कि एक्चुअल में फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। उसका टेक्निक क्या, इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया इन डेप्थ चेकिंग करेंगे हम। इसमें क्या है, हमने सैंपल्स मंगाए, कंप्लायंस करा, सब्सटेंटिव चेकिंग करी कि हाँ भाई
हमने सैंपल्स मंगा लिए अदर एक्सपेंसेस के, रेवेन्यू के, और थोड़े बहुत बाकी सारे एरिया के जितने भी फाइनेंशियल्स के, यहाँ पे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि भाई कभी, ये तो कभी भी हो सकता है ना फ्रॉड, स्टार्टिंग में भी, बीच में भी, एंड में भी, ईयर के कभी भी कुछ भी हो सकता है फ्रॉड। बट ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड का कि हमें 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होती है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन गिव ट्रू और फेयर व्यू और नॉट, ये हमें देना होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें अंदर कुछ भी हो सकता है, रेगुलेटरी प्रोप्राइटरी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, इसमें हम देखते हैं कि जो जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गई है नहीं गई है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो हम कोई भी ओपिनियन नेगेटिव और क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देते हैं ना ज्यादातर, कि भाई फ्रॉड कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मतलब एक तरह से इसमें ओपिनियन नहीं मैटर करता है, इसमें होता है कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें हम अपना ओपिनियन देते हैं। इसमें तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड इंपैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन, ये सॉरी ये ना उल्टा हो गया लिखते वक्त, ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे और ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, इनको भी लगा गलत है कुछ, कोई नहीं, इसको लिख देते हैं वापस, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे को तो फ्रॉड पता लगाना है ना कि फ्रॉड करा किसने है, हमें फ्रॉड पता लगाना है कि फ्रॉड करा किसने, तो परपिट्रेटर्स ही तो करते हैं फ्रॉड, हमें उसका पता लगाना है कि फ्रॉड करा किसने है, परपिट्रेटर्स। और इसके अंदर हमें जो ओपिनियन देना है अपना, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, कोई भी ओपिनियन हम दे सकते हैं। ये किसका काम होता है, ये होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम। और फॉरेंसिक ऑडिटर का काम होता है कि लीगल डिटर्मिनेशन किसका करना, परपिट्रेटर्स का, कि हाँ भाई एक्चुअल में फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, फ्रॉड पता लगाना है ना। ऑब्जेक्टिव से समझ आ गया था। अब देखते हैं अब हम कि हमारा जो नीड है फॉरेंसिक ऑडिटर्स की, कहां कहां पे नीड होती है। भाई फॉरेंसिक ऑडिटर यूज कहां कहां होता है, कहां कहां पे उसकी नीड होती है, जब हमें फ्रॉड को प्रिवेंट करना हो। यार प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब फॉरेंसिक ऑडिटर हम ये पता लगाएगा कि हाँ भाई जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो कितने एडिक्वेट हैं और कितना इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जितना जैसे जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे, हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करे, अब हम फिर ये देखेंगे कितने कंट्रोल्स इफेक्टिव है उन रिस्क के ऊपर, और अगर कोई कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है तो उसके ऊपर हम अपना ओपिनियन देते हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर को भी ये लगा देते हैं कि भाई सीईओ को लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है हमारी कंपनी में, और ये ना हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो पता लगा नहीं पा रहे, तो वो क्या करेंगे, फॉरेंसिक ऑडिटर को हायर कर लेंगे। यार तुम अच्छे से इनडेप्थ चेकिंग करके बताओ कि इंटरनल कंट्रोल ढंग से इफेक्टिव है या नहीं है, और इनडेप्थ चेकिंग करके बताओ, पूरा साल लगो, जितना टाइम लगे उतना टाइम लगा के हमें ये बताओ कि भाई मैनेजमेंट कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है ना, हमारे पैसे तो कहीं लेके भाग नहीं रहा है ना मैनेजमेंट। ये फ्रॉड प्रिवेंशन हो गया। फिर उसके बाद आता है फ्रॉड डिटेक्शन, कि भाई अब तो फ्रॉड हो चुका है, भाई अब तो फ्रॉड ही हो चुका है ना, अब हमें ये बताओ भैया, अब हमारे फाइनेंशियल्स में हमारे तो घपला आ चुका है, दिख रहा है कि भाई कैश ही कम है, कहां गया इतना कैश आया था पूरे साल में, कहां गया वो कैश, वो तो फ्रॉड ही हो चुका है, अब उसको ट्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए हम बुलाएंगे फॉरेंसिक्स ऑडिटर को। उसके बाद कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। अब क्या होता है, जो आजकल कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डेटा ही गायब कर दिया, इतना साल का डेटा था कहां गायब कर दिया, किसी भी मैनेजमेंट के बंदे ने फ्रॉड कर दिया, एंट्रीज गायब कर दी। अब ये जो हम ऑडिटर है, एज एन ऑडिटर, हमारे को इस चीज के लिए नहीं पढ़ाया जाता कि हमें फॉरेंसिक्स में जाके क्या, इसकी अलग से पढ़ाई होती है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्कोप ज्यादा बढ़ जाता है फॉरेंसिक्स में जाने का, जब वो वाला कोर्स भी कर लेते हैं। इसके लिए सीएफई वाला कोर्स होता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमें अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, कोई भी फ्रॉड हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल करनी कैसे है, फ्रॉड ढूंढना कैसे, अगर वो कर। अभी कंप्यूटर फोरेंसिक्स इसकी भी अलग से पढ़ाई होती है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी करते हैं, जिनको इसमें इंटरेस्ट होता है। वो क्या करेंगे, कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन में देखेंगे कि भाई वो एंट्रीज गई कहां, उसको निकलवाने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे कैसे, मतलब अपने अपने जो भी प्रोसीजर्स हैं जो उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं उस कोर्स के अंदर, कि अगर कंप्यूटर के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है कि भाई मैनेजमेंट ने कोई घपला करके एंट्रीज ही गायब कर दी, अरे कहां गई एंट्रीज, इसके अंदर तो इतनी सारी एंट्रीज हुई थी, इतना माल आया था, इतनी प्रोडक्शन हुई थी, कहां गई भाई सारी एंट्री। अब फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाएंगे, हाँ भाई ऐसे कॉल करके, हेलो हाँ जी सर एक बार आना, वो फिर सीईओ आएगा, फिर सारी बात करेगा उससे फॉरेंसिक ऑडिटर की, हाँ भाई यार मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ना एंट्रीज गायब हो गई, कंप्यूटर में कोई फ्रॉड कर दिया इन्होंने, एप्लीकेशन में कोई फ्रॉड कर दी। अब एक्सपर्ट टेस्टिमनी, अब ये होते हैं ना फॉरेंसिक ऑडिटर। फॉरेंसिक ऑडिटर क्या होता है, ये टेस्टिफाई भी करते हैं चीजों को, ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है ना उसमें बड़ी हेल्प करते हैं फॉरेंसिक ऑडिटर। उन्हें तो सारी लीगल मैटर का भी पता होता है ना, कि भाई अगर
देखो फाइनेंशियल फ्रॉड तो हुआ, अब बंदा केस तो होगा ही होगा ना, तो ये टेस्टिमनी भी प्रोवाइड करते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर, टेस्टिफाइंग इन कोर्ट और एक्सपर्ट विटनेस, क्योंकि यार ये एक्सपर्ट होते हैं, ये फ्रॉड लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें बुलाया जाता है कि हाँ भाई कैसे क्या हुआ फ्रॉड में, बताओ आप हमें कि क्यों, कैसे, किसने करा, क्या हुआ, ये पूरी रिपोर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर का यूज होता है। अब एरियाज कौन कौन से होते हैं, एरियाज वेयर सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर आर इन ग्रेट डिमांड। अब यहां आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिसके अंदर फॉरेंसिक ऑडिटर की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो इसका ना बहुत अच्छी मेमोरी टेक्निक है, प्लीज फाइंड अटैच्ड सीआईडी। अभी मैंने सीआईडी दिखाया था ना तुम्हें यूट्यूब पे कि कैसे सालू के सर ने वो फॉरेंसिक्स लैब में जाके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे याद कर रहे हैं कि कहां कहां पे डिमांड है। देखो सीआईडी भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, मे भी तुम्हें याद हो जाए कि प्लीज फाइंड अटैच्ड सीआईडी, प्लीज फाइंड अटैच्ड सीआईडी। इससे क्या, इससे तुम्हारे ना ये एरियाज कवर हो जाएंगे जहां जहां पे फ्रॉड हुआ होगा। एरियाज सर्विसेज, एरियाज वेयर सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर आर इन ग्रेट डिमांड, कहां कहां पे फॉरेंसिक ऑडिटर की डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस होते हैं। अब कौन कौन से केसेस हो गए, पी से हो गया प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस। कैसे कैसे केसेस कि भाई उसने गैप अप्लाई नहीं करा, मतलब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे हैं हमारे मैनेजमेंट वाले, कि भाई कहां पे दिक्कत आ रही है, कि नॉन कंप्लायंस ऑफ गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस है। भाई ऑडिटर ने कोई ऑडिटर ही ढंग से काम नहीं कर रहे, कोड ऑफ एथिक्स का ब्रीच कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन का बंदा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे सी हो, तो वहां पे फॉरेंसिक ऑडिटर की डिमांड आती है कि भाई फ्रॉड पता लगाना है तुम्हें कि कैसे क्या हुआ। पूरी वो अपनी जो भी उन्हें नॉलेज दी गई होगी उस सर्टिफाइड कोर्स के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हाँ इसके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पढ़ाया जाता कैसे फ्रॉड होता है, कैसे ढूंढना है तुम्हें, इसकी अलग से पढ़ाई होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आ जाते हैं इस प्रोफेशन में, हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हमें भी पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन भी हमारे लिए खुली हुई है, अगर हमें आगे इसके अंदर एक्सेल करना है तो। ये तुम्हें भी मैं बता रहा हूं, अगर किसी को फॉरेंसिक्स के अंदर जाना है, जिसको बिल्कुल इन डेप्थ चेकिंग करनी, किसी किसी का होता है मन कि हाँ भाई उसे सीआईडी में जाना है, सीआईडी तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना है। ये होता है ना 007, सुना है तुमने, जिसके अंदर वो बंदा, वो एक तरह से हर चीज उसे पता होती है, कौन सी कहां पे चल रही है, सब कुछ उसे एक तरह से ऐसे मान लो कि वो नहीं होते तुम्हारे, एग्जाम्पल दू तो मैं, यार जो बंदे नहीं होते जो सब चीज की नॉलेज रखते हैं, कहाँ पे क्या चीज चल रही है, क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, अगर उसको 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 लगता है कि मेरे को इन डेप्थ चेकिंग करनी चाहिए, मतलब बहुत तेज दिमाग होता है जिनका, पूरे वक्त 360 डिग्री खुला रखते हैं वो अपना दिमाग। हाँ भाई यहाँ पे ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे यार जो एसीपी प्रद्युमन था सीआईडी के अंदर, वो क्या बंदा था, दया पता लगाओ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अभिजीत पता लगाओ, उनका दिमाग उसी हिसाब से चलता है। हाँ भाई इस बंदे ने कॉल करा था, इस पे शक जाता है, फिर वो उसके घर जाते हैं, अंदर जाके उसके घर की पूरी तलाशी लेते हैं। ऐसे कोई कोई बंदे होते हैं जिनका मन करता है, अगर किसी का मन हो ना ऐसे जाने में तो यहाँ पे जा सकते हो, बहुत अच्छी लाइन है फॉरेंसिक्स की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हाँ भाई ये कि इन्होंने एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करा, या ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हो गई, या गैस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इन्होंने ढंग से यूज नहीं करा है, नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, उसको ढंग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम फॉरेंसिक्स ऑडिटर को बनाते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ गई, और भाई उसकी वजह से लॉस हो गया ना भाई, भाई पेनल्टी लगा दी तुमने, इसके हिसाब से काम क्यों नहीं करा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग तुमने ढंग से क्यों नहीं लगा, ऑडिटर पे पेनल्टी लगा दी। फिर पता लगाएंगे ना कि कहाँ कमी रह गई, किसने नहीं लगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, किसने नहीं लगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पता लगाओ। आता है फिर फॉरेंसिक ऑडिटर भगता भगता, हाँ भाई इसने करा है, वो पूरी चेकिंग करता है, हाँ भाई इसने करा होगा फ्रॉड, इसने करा होगा फ्रॉड, उस पर वो शक करता है, फिर ईमेल्स, फोन लॉग्स, ये भी आएगा अभी। देखो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, रिस्क कंट्रोल रिव्यूज, अब फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाया जाता है कि भाई इन्वेस्टिगेट करो, कोई स्पेसिफिक केस हो गया कि हाँ भाई हमारे ना कैश में फ्रॉड है, आ जाओ भाई, फॉरेंसिक ऑडिटर को बुला लिया, और रिव्यू, और हमारे ना इंटरनल कंट्रोल में उसकी रिव्यू और इंप्लीमेंटेशन के लिए कि भाई हमारे ना इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं हो रहे, इतने कंट्रोल्स लगाने के बाद भी ना कुछ घपला हो ही जाता है हर बारी, तो फिर फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाते हैं कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, हमारी पॉलिसीज में दिक्कत आ रही है। फिर आर्बिट्रेशन सर्विसेज क्या होती है, अब आर्बिट्रेशन सर्विसेज क्या होती है, जैसे वो नहीं होता बिचौलिया, जब वो दो बंदों के बीच में लड़ाई हो जाती है फिर वो केस को सॉल्व कराता है वो बंदा बीच का, क्योंकि भाई जो फॉरेंसिक ऑडिटर होते हैं उसमें नॉलेज बहुत होती है, इधर उधर की सब चीज की नॉलेज, भाई नॉलेज बहुत, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है वो, फिर वो एक दो कोर्सेज और करके ये पता लगा रहा है कैसे फ्रॉड डिटेक्ट करना है, तो उसमें नॉलेज तो बहुत हो गई ना, डबल नॉलेज के साथ वो काम कर रहे हैं, तो उसे बुलाया जाता है कि हाँ भाई वो आर्बिट्रेशन की सर्विसेज भी देता है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में
ये जिद बहस हो गई, लड़ाई हो गई है कुछ ना कुछ फ्रॉड की वजह से, अब आ जाओ तुम फॉरेंसिक ऑडिटर, अब ये पता लगाओ कि किसके फेवर में होना चाहिए डिसीजन। फिर उसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें थोड़ी बहुत जैसे फाइनेंशियल में फ्रॉड कर दिए, भाई पैसे लेके भागे तो क्रिमिनल एक्टिविटी ना, पैसे लेके कैसे भाग सकता है? चलो मर्डर नहीं करा ठीक है, बट पैसे लेके भागने इज ऑल्सो क्रिमिनल एक्टिविटी। अब उस बंदे ने कर दी, फिर हम इस फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाएंगे, हाँ भाई आजा, अब ये पता लगा कि कौन लेके भागा, कहाँ गया, कैसे गया, सब कुछ पता लगा, कौन कौन मिला हुआ है हमारी मैनेजमेंट में जो उसको भागने दिया, ऐसे कैसे भाग सकता है वो बंदा। फिर उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट, यार क्या होता है भाई, गाड़ी ठोक दी, किसी बंदे ने कुछ कर दिया, भाई अब पता लगाएगा ना कि भाई किसने, कैसे हुई, कैसे गाड़ी ठुक गई, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कि किसकी गलती थी, ज्यादा स्पीड में चला रहा था ड्राइवर या क्या हुआ। तो उसकी जब इंश्योरेंस कंपनी बुलाती है एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ क्लेम्स करने के लिए कि भाई एक्चुअल में इसे क्लेम देना चाहिए या नहीं, यार अब बताओ गाड़ी ठुक गई तो वो तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा ना कि हमें गाड़ी ठीक करा दो, बट इंश्योरेंस कंपनी भी तो ये देखेगी ना कि जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे उससे इसने फुलफिल करा था नहीं करा था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गाड़ी की टक्कर हो गई, अब उनके नॉर्म्स में लिखा होता है कि भाई तो 120 की स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चलाएगा, वो चला रहा था 200 की स्पीड पे, इंश्योरेंस कंपनी ने 1 मिनट में डिनाई कर देगी कि मैं नहीं दूंगी क्लेम, जब तेरे को बोला गया था 120 पे चलाने तो 200 पे चला क्यों रहा था। तो ये फॉरेंसिक ऑडिटर पता लगाएगा कितनी की स्पीड पे चल रही थी, वो होते हैं इनके टूल्स वगैरह। बट आजकल तो देखो कम गाड़ी में ही आ चुका है कि हाँ भाई उसके अंदर वो पूरा गाड़ी भी पूरी मॉनिटर करता है, जो भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी की आजकल लेटेस्ट गाड़ी जो 10 लाख से ऊपर की लेते हैं उसके अंदर एक सिस्टम लगा होता है जिसके अंदर स्पीड भी डिटेक्ट करता है, कौन सी रोड पे कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। और जो पॉलिसी होल्डर है, अब भाई पॉलिसी होल्डर चैलेंज करता है क्लेम कि भाई मैं तो 120 पे चला रहा था, कंपनी कैसे बोल रही है मैं 200 पे चला रहा था, भाई जब मैं चला ही 120 पे रहा था। अंदर अगर बंदा बचा होगा तो अब गाड़ी का क्लेम तो लेगा ना, चलो मान लो एयर बैग खुल गया बंदा बच गया, अब वो इंश्योरेंस कंपनी मना करेगी तू भाई 200 पे चला रहा था, फिर फॉरेंसिक ऑडिटर को हायर करेगा, भाई देखो कैसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं 200 पे चला रहा था, मैं तो चला ही 120 पे रहा था, गाड़ी 120 के ऊपर हिलने लग जाती है, मैं चलाता ही नहीं 120 के ऊपर। तो फिर वो उस बंदे को हायर कर लेगा कि हाँ वो, फिर उसके बाद केस ठोकेगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देते टाइम हायर करेगी फॉरेंसिक ऑडिटर को। तो देख लो स्कोप कितना वाइड है। अभी तो हम देखो दोबारा करते हैं, पी हो चुका है, एफ हो चुका है, ए हो चुका है, प्लीज फाइंड अटैच्ड सी आई डी, पी एफ ए सी आई, और डी रह गया बस डिस्प्यूट सेटलमेंट में। भाई लड़ाई झगड़े हो गए, लड़ाई झगड़े के अंदर बीच में फॉरेंसिक ऑडिटर आएगा ना, मीडिएशन सर्विसेज देता है बट कंपनी के अंदर हो गया। देखो फॉर एग्जांपल फर्म्स एंगेज फॉरेंसिक ऑडिटर टू हैंडल कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला गया था कि तू ना ये पूरी बिल्डिंग बनाएगा, वो आधी बिल्डिंग बना के भाग गया बंदा, फिर उसमें लड़ाई हो गई भाई कि भाई क्यों भाग गया आधी बिल्डिंग बना के तू, जब हमारी पूरी बिल्डिंग की बात हुई थी, आधी बिल्डिंग के बीच में कैसे भाग गया तू। फिर फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाएंगे कि भाई देखो क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई गलती है, वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि तुम मेरे को ना 50% पेमेंट पहले दोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में। फिर वो मेरे को फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाते हैं कि हाँ भाई देखो क्या कहाँ पे क्या गलती रह गई, ऐसे कंस्ट्रक्शन क्लेम्स हो गए, इन्फ्रिंजमेंट हो गई, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, भाई किसी ने पेटेंट यूज कर लिया, किसी का नाम चुरा लिया। फिर उसके बाद ट्रेडमार्क्स हो गए, ट्रेडमार्क्स नहीं लोग चुरा लेते, लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं कर रहे हो तुम, उसके अंदर भी हम फॉरेंसिक ऑडिटर को बुला लेते हैं। देखो फॉरेंसिक ऑडिटर का स्कोप कितना वाइड है कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस में भी फॉरेंसिक ऑडिटर यूज हो रहा है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में, रिस्क कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन ढंग से हो रही है नहीं हो रही है कंपनी में, उसमें भी फॉरेंसिक ऑडिटर यूज हो रहा है, आर्बिट्रेशन सर्विसेज क्या बताइए बिचौलिया वाली सर्विसेज, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भाई बंदा फ्रॉड करके भाग गया, फिर इंश्योरेंस कंपनी के सेटलमेंट क्लेम्स के अंदर भी फॉरेंसिक ऑडिटर यूज हो रहा है, फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट में कंस्ट्रक्शन क्लेम्स, फिर और उसके बाद ये कौन से है ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स की भाई बिल्डिंग पूरी क्यों नहीं बनाई, इन सब जगह फॉरेंसिक ऑडिटर यूज होता है। अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। अब यार देखो फॉरेंसिक अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत प्रोसेस तो ये भी बताएंगे ना कि बेसिकली अकाउंटिंग में होता क्या है फॉरेंसिक्स की। अब हमें क्या करना है, इसका भी बहुत अच्छी मेमोरी टेक्निक है, आई डू ए आर सी, आई डू ए आर सी मतलब नहीं बन रहा बट समझो आई डू, मैं कर रहा हूं ए आर सी। अब है तो प्रोसेस ही ना, मेरे को करना ही पड़ेगा ना, ऐसे याद करना कि मेरे को फॉरेंसिक ऑडिटर करना है तो मैं कर रहा हूं ए आर सी, आई डू ए आर सी। तो सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, भाई कोई भी प्रोसेस चालू होता है सबसे पहले क्या आता है इनिशियलाइजेशन, कि हम क्या करेंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ, क्लाइंट ने कॉल करके बुलाया, हेलो हाँ फॉरेंसिक ऑडिटर बोल रहे हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं फॉरेंसिक ऑडिटर बोल रहा हूँ, हाँ हाँ जी सर बताइए,
तो कहते हैं कि सर एक बार ना मेरे यहाँ पे आ जाइए, मेरे को ना आपसे मीटिंग करनी है, ऐसे ऐसे हो चुका है हमारी कंपनी में। तो फॉरेंसिक ऑडिटर जाता है अपनी गाड़ी चला के क्लाइंट प्लेस पे, वो कहता है स्पीड में धूम मचा ले पहुंच गया क्लाइंट प्लेस पे। ठीक है भाई, फिर इनके बीच में वही मीटिंग। ठीक है, अब मीटिंग में क्या है, मीटिंग में पूछेंगे हाँ भाई क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने मेरे को, वो रियल मोटिव पूछेंगे कि हाँ भाई क्या हुआ बताओ। और फॉरेंसिक ऑडिटर क्वेश्चन करेगा क्लाइंट से, हाँ ठीक है, फिर वो बताएगा कि हाँ भाई हम ना हमारे ये पर्पस है, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में ना इस टाइप का फ्रॉड हुआ है, तो आप ये इन्वेस्टिगेट करो। उसने पर्पस बता दिया। फिर फॉरेंसिक ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि हाँ भाई मेरे को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें फ्रॉड हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कोई तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये इशू है तुम्हारे हाथ में, अभी तुम्हें ये लग रहा है कि कैश की चोरी हो गई, इन्वेंट्री में कोई घपला है, मेरे को पहले बता दो इन हैंड, ताकि मैं फिर अपना प्लान डेवलप करूंगा। ठीक है, वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वहां जाते स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करना, वो शक की नजरों से देखने लग जाता है। भाई जब हम ऑडिटर थे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हम भी शक की नजरों से देखते थे सबको कि तूने ना पक्का फाइनेंशियल्स के अंदर को घपला करा होगा। हम ऐसे करते नहीं है, बट हम तो उसी नजर से देखते हैं ना एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उसको तो बुलाया ही इस काम के लिए गया कि तू देख पक्का फ्रॉड हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना एज सीएफओ तो पक्का फ्रॉड हुआ है, क्लाइंट बोल रहा है अरे मैं बोल रहा हूँ ना हुआ है फ्रॉड, तो ढूंढना पड़ेगा कि कहां पे हमारी इन्वेंट्री जा कर हमारा कैश गया कहां है। वो शक की निगाहों से देखने लग जाता है। जाते ही मीटिंग हुई, अब उसे लग रहा है कि भाई इस पे भी शक है, इस पे भी शक है, भाई इसकी तो शक्ल ही ऐसी कि भाई ये तो लग रहा है मेरे को कि हाँ भाई इसमें तो कोई पक्का घपला है। तो वो पहले स्टार्टिंग से ही ना अपनी इनके अंदर तो बहुत ज्यादा कीड़ा होता है जांच पड़ताल करने का, शक की निगाहों से देखने का, हर किसी को, सीएफओ को भी देखने लग जाएंगे। इनको हायर कर ले, सीएफओ पैसे दे रहा है उसे भी शक की नजरों से देखने लग जाएंगे फॉरेंसिक ऑडिटर। ऐसे होते फॉरेंसिक ऑडिटर। अब वो डिटेल प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा ना। अब उसने कर लिया डिस्कस सीएफओ के साथ कि हाँ भाई यहाँ पे हुआ है ये चक्कर है, और वो डिटेल प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा। मीटिंग हुई, वो गया घर पे, डेवलप प्लान करेगा, कैसे कंसीडर नॉलेज करेगा जो क्लाइंट मीटिंग के अंदर है, उसने क्या क्या बताया, उसने फैक्ट्स बताए होंगे जो हमने इंपॉर्टेंट नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग ली थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कौन कौन प्लेयर है। फिर उसने एक पूरे बड़ा वाला A3 साइज का चार्ट लिया और ऊपर से चालू हो गया, हाँ भाई यहाँ पे फ्रॉड हो सकता, अच्छा मैंने ये देखा था, ये बोल रहा था सीएफओ, ये पूरा प्लान बनाएगा। ठीक है, तो फिर वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा कि अब उनको पढ़ाया गया है भाई, फॉरेंसिक ऑडिटर को पढ़ाया है कि तुम अगर यहाँ पे इस टाइप का फ्रॉड होता है तो तुम इस टाइप से चेकिंग करो। तो वो मेथोडोलॉजी यूज करेगा अपनी टू बी यूटिलाइज टू अकम्प्लिश देम, कि अब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई कैश में फ्रॉड हुआ, इन्वेंट्री में फ्रॉड हुआ, कि हमें ये मेथड्स बताए गए थे, सबसे पहले मैं ये अप्लाई करता हूँ, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद ऑडिट एविडेंस, वो रिलेवेंट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस नहीं रेलेवेंट एविडेंस, कि हाँ भाई कैसे कैसे एविडेंस इकट्ठे करेगा वो देखेगा कि हाँ भाई मैं कैश में जाऊंगा, कैश जहाँ पे कैश होता है वहां पे बंदों से इंक्वायरी करूंगा, उनसे रिटर्न मिलूंगा कि तुम कहाँ पे थे उस टाइम, कि मान लो 31 तारीख को डिफरेंस आ रहा है कैश में बहुत मोटे का, तो भाई कौन कौन था कैशियर स्टॉक पे, कौन कौन था, बंदा कौन कौन था, उस बंदों से हम रिटर्न अंडरस्टैंड लेंगे कि कहाँ थे तुम उस दिन, दिखाओ तुम कैसे प्रूफ कर रहे हो कि तुम यहाँ पे थे, दिखाओ सीसीटीवी में। वो ऑब्टेन करेगा एविडेंस सफिशिएंट टू प्रूव फ्रॉड, कि हाँ भाई फ्रॉड तुम नहीं थे ना उस दिन, तुम ही पैसे लेके भागे होगे। मैकेनिक्स ऑफ फ्रॉड, इन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस सफर्ड, वो देखेगा कितना कितना लॉस हुआ है, कितना पैसा लेके भागा, कितनी इन्वेंट्री की चोरी हुई है, ये सब वो पता लगाएगा। एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा ना उसे। अब इन चीजों पे ना वो एनालिसिस करेगा कितना डैमेज हुआ है। अब मान लो कोई रेपुटेशन पे जान पूछ के कोई इंप्लॉय ने कंपनी की अफवाह फैला दी कि कंपनी डूबने वाली है, इसकी वजह से इकोनॉमिक डैमेज हुआ कंपनी का। अब सीएफओ ये पता लगवाना चाह रहा है फॉरेंसिक, ये डिफरेंट एग्जांपल है। एक जगह तो जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल करा था वो करा था कि भाई कैश या फिर इन्वेंट्री में फ्रॉड हुआ होगा, बट मान लो किसी ने अफवाह उड़ा दी कंपनी की कि हाँ भाई कंपनी ने ना कंपनी डूबने वाली है, इसके ना सारे जितने भी शेयर होल्डर हैं सब अपने शेयर्स बेच दो, और धड़ाम से गिर गया फिर स्टॉक। बट कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी के बहुत अच्छे गोइंग कंसर्न है, आगे बहुत मोटा प्रॉफिट कमाने वाली है। बट फिर फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाया करे, देखो कि भाई किसने ये अफवाह फैलाई है। तो ठीक है, उसके बाद वो कैलकुलेट करेगा इकोनॉमिक डैमेज कितना हो सकता है इसकी वजह से। भाई अब शेयर ही गिर गया कंपनी का, तो उसे उठने में इतना टाइम लग जाएगा। अब वो क्या करते हैं, इतनी सारी ट्रांजेक्ट, कितने सारे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं, जैसे कैश का फ्रॉड है, कितने लोग कैश पे बैठते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसके जो फ्रेंचाइजी बिजनेस चला रही है, अब उसके कितने सारे काउंटर्स होंगे, जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स के 100 से ज्यादा काउंटर चल रहे हैं हमारे इंडिया में। कहाँ पे क्या कैसे क्या फ्रॉड चल रहा है, इतना मोटा डिफरेंस आ रहा है हर साल, क्यों कैसे आ रहे हैं, वो सब पता लगाएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए, उसके लिए वो अपनी टेक्निक यूज करेगा, अपने सॉफ्टवेयर यूज करेगा, अभी सॉफ्टवेयर भी आएंगे।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन कि भाई आज अगर ये फ्रॉड ये चल रहा है, आज इतना फ्रॉड हुआ है, आगे चलता रहेगा तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो मतलब कंपनी को तो बहुत मोटा नुकसान होने वाला है। तो फॉरेंसिक ऑडिटर ये भी देखता है और फिर अपने एनालिसिस करता है, रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसके अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्ड्स हैं, अगर नहीं भी याद होते छोक के थोड़ा बहुत याद रखना कि इकोनॉमिक डैमेज हो गया, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस, उसकी कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन यूज करके जैसे स्प्रेडशीट हो गई, चार्ट्स और ग्राफिक्स के थ्रू वो एनालिसिस को एनालाइज करते हैं कि हाँ भी कितना फ्रॉड हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, सारे एनालिसिस करेगा ना, तभी तो कंक्लूजन में पहुंचेगा, तभी तो बताएगा ना सीएफओ को कि हाँ भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे तुम रिस्क, यहाँ पे कंट्रोल बढ़ा, यहाँ पे ज्यादा रिस्क है तुम्हारे। अब वो रिपोर्ट, अब भाई उसने इतने सब एनालिसिस करे, उसकी रिपोर्ट कौन इशू करेगा ना, रिपोर्ट इशू कैसे पता लगेगा क्या हुआ है। तो इशूइंग रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेप होता है फ्रॉड ऑडिट का। अब वो करेगा फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको क्या मिला इन्वेस्टिगेशन में, अब समरी ऑफ एविडेंस, उसे क्या क्या मिला एविडेंस में, आइडेंटिफाई दोज इन्वॉल्व, अब वो आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ भाई अमित भी इन्वॉल्व है, डिस्क्लेमर है, बस मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, कोई भी हो सकता है ना बंदा, कोई भी राम श्याम अमित कुछ भी हो सकता है कि हाँ भाई ये सारे बंदे इन्वॉल्व है फ्रॉड के अंदर। फिर नेचर ऑफ असाइनमेंट, उसके अंदर ये भी बताएंगे क्या था, मेरे को क्या बोला गया था, स्कोप के अंदर क्या क्या कवर था, कि हाँ भाई मेरे को तो बोला गया था कैश और इन्वेंट्री का फ्रॉड पता लगाना है, मुझे मतलब नहीं तुम्हारे और कहाँ कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, मैं तो ये दो पता लगाऊं क्योंकि मेरा स्कोप इतना है, मेरे को इस चीज के इतने पैसे मिल रहे हैं। तो उसने क्या अप्रोच यूटिलाइज करी इस फ्रॉड को पता लगाने में, वो भी बताएगा। फिर उसके शेड्यूल्स और ग्राफिक्स नेसेसरी टू प्रॉपरली सपोर्ट एंड एक्सप्लेन फाइंडिंग्स। अब वो जैसे उसने पता लगाया कि हाँ भाई कैश में इतना 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 फ्रॉड एक फ्रेंचाइजी के अंदर हो रहा है, अब सोचो 100 फ्रेंचाइजी, तो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि अगर यहाँ पे इतनी वर्किंग हो रही है तो कितना फ्रॉड हो सकता है। उसके लिए वो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, इन सबको यूज करके एनालिसिस बताता है कि हाँ भाई मेरे को ये सब फाइंडिंग्स हुई, ये सब मिला मेरे को। फिर उसके अंदर वो सीएफओ को बता देगा कि हाँ भाई तुम यहाँ पे कंट्रोल बढ़ा दो, यहाँ पे और 2-4 बंदे लगा दो, इसके अंदर दो ज्यादा चेकिंग हो और बंदे लगा दो। फिर उसके बाद क्या होगा, उसने समराइज करे फैक्ट्स को और रिपोर्ट कर दी इशू कि हाँ भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, मेरी ओपिनियन कहती है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसने बता दिया, ये हो गया फाइनल स्टेप। अब ठीक है फ्रॉड हुआ है, पता चल गया कि हाँ भाई किसी बंदे ने करा हुआ, तो फिर उस बंदे को उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना, उस पर केस लगा दिया कंपनी ने, हाँ भाई ये बंदा है, एविडेंस गैदर करे और वहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग में चले गए। ये होता है फोरेंसिक्स ऑडिटर का काम। कैसे, आई डू एआरसी, मैंने एआरसी करके फ्रॉड का पता लगाया, आई डू एआरसी, इनिशियलाइजेशन, डेवलप प्लान, ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस, परफॉर्म द एनालिसिस, और क्या नहीं उसके अंदर, हाँ परफॉर्म द एनालिसिस, उसके बाद क्या रिपोर्टिंग, एआरसी, आर से रिपोर्टिंग, ए से एनालिसिस और एस और एआरसी, सी से क्या कोर्ट प्रोसीडिंग। हो गया यार क्या क्या ये प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। देखो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। नीड ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर कहाँ कहाँ पे होता है, फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी। उसके बाद आता है एरियाज वेयर सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर आर यूज। उसके लिए हमने क्या अनुमानिक यूज करा था, प्लीज फाइंड अटैच्ड सीआईडी, पी से क्या प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस, एफ से क्या फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ए से क्या आर्बिट्रेशन सर्विसेज, सी से क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और आई से क्या इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट और डी से क्या डिस्प्यूट सेटलमेंट। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। कैसे, I do ARC, initialization, develop plan, obtain relevant evidence, perform the analysis, उसके बाद रिपोर्टिंग और उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग। हो गया यार, 3 टॉपिक खत्म। है कुछ फॉरेंसिक ऑडिटर में बेकार में छोड़ के जाते थे फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वो तुम सी कैटेगरी में छोड़ के जाओ, आईसीसी से ए को बना देता है, सी कैटेगरी को ए बना देता है, उसमें से फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछता है, फिर तुम कहते हो यार काश पढ़ जाते और पास हो जाते ऑडिट में। अरे पढ़ ही जाओ ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, समझा के पढ़ा रहा हूं तुम्हें, क्लास यही रिवीजन क्लास तो बोलता हूं मैं बस, तुम देखोगे तो हम आधे घंटे पौने घंटे में क्लास ही कर लेते हैं, इससे ज्यादा बड़ी एक 50 मिनट की और मान लो क्लास हो जाएगी, बट तुम्हें कितनी जल्दी याद हो जाएगा ये चीजें, देख रहे हो निमोनिक्स के साथ। अब देखो फॉरेंसिक अकाउंटिंग की क्या क्या, ये लास्ट टॉपिक ही है, खत्म चैप्टर। अब कौन कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं फॉरेंसिक ऑडिटर, देखो अब इसका ना बहुत अच्छी मेमोरी टेक्निक है, गैस एंड सीएसटी पर सीजीएसटी की डेटा माइनिंग करो। अब गैस क्या है, गैस है जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, सीएसटी कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स। ये देखो ये तो तुम्हें जब भी शॉर्ट फॉर्म से याद करते हैं ना जब पेपर में जाते हैं, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर और कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स की सीजीएसटी की डेटा माइनिंग करो, ठीक है। सीजीएसटी क्या है, कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, जनरल ऑडिट टेक्निक सीजी, और स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स सीजीएसटी, और डेटा माइनिंग टेक्निक्स। हो गए 7 टेक्निक है। अगर कोई पूछता है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग फॉरेंसिक ऑडिटर कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं ड्यूरिंग इट्स अकाउंटिंग, तो तुम बता देना कि हाँ भाई वो करता है गैस एंड सीएसटी की सीजीएसटी की माइनिंग करो, गैस एंड सीएसटी पर सीजीएसटी की माइनिंग करो,
गैस एंड सीएसटी पर सीजीएसटी की माइनिंग करो। अब जनरल ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत जनरल सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, कोई मतलब जैसे नहीं होता कि जो इतना सारा डेटा होता है उसकी समरी बना ली, उसको एनालिटिकल टूल से एनालाइज कर लिया, मतलब एक तरह से पूरे डेटा को एक्सप्लॉइट करके उसका निचोड़ निकालना इस जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक है, क्योंकि भाई इतना सारा डाटा होता है, भाई कब तक जाएगा फॉरेंसिक ऑडिटर, कहां कहां पे जाएगा, तो इसलिए वो सारा डेटा को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। हमने उसमें भी देखा था ना प्रोसेस के अंदर वो एनालिसिस करता है, वो कैसे करेगा इतने सारे, तो उसे सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा ना भाई, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालिसिस करने के लिए उसे समराइज तो करना पड़ेगा ना एक जगह, तो उसे यूज करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर। अगर वो यूज नहीं करेगा ना वो उलझ जाएगा, इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए इन सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर आए। अभी बहुत नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, यूजिंग गैस ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि हाँ भाई वो कहता है कि चलो इन एरियाज में हम कम चेकिंग करेंगे, इन एरियाज में हम ज्यादा चेकिंग करेंगे, वो अपने एनालिसिस के हिसाब से देखता है कि हाँ भाई मेरे को कहाँ पे चेकिंग करनी चाहिए, मेरे को कहाँ पे फ्रॉड मिल सकता है। फिर उसके बाद कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स, यार तुमने एक्सेल सुना? एक्सेल क्या होता है? डाटा एकदम से प्रेजेंट कर देता है, हमें वी लुकअप लगाना है, एक्स लुकअप लगाना है, कौन सा डेटा कहां से इधर से उधर एक बारी में आ जाता है। ये रिपोर्ट राइटर्स होते हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट्स, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी ना अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है और ये बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स बोलते हैं इन्हें। समझ आया कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स क्यों बोलते हैं इनको? अब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स होता क्या है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था ना, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स होता क्या है भाई? बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स होती हैं। जो ऑडिटर होते हैं ना भाई, कंपनी इतनी बड़ी बड़ी होती है, लाखों ट्रांजेक्शन होती है साल में, अब भाई कैसे करे उन सबको समराइज? उसके लिए कुछ तो लाना पड़ेगा ना भाई, उनके पास तो ऐप है भाई, हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए। हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, उसके अंदर हम क्या पता लगाते हैं? उसके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस को समराइज करके उसका एनालाइज करते हैं। यही है ऑडिटर यूज टू प्रोसेस द डेटा ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंस। भाई कौन जो भी मेरे लिए रेलिवेंट डेटा हुआ, क्या हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड उड़ाना पड़ेगा ये। चल क्यों नहीं रहा? अच्छा इसकी बैटरी तो नहीं खत्म हो गई? चलो कोई नहीं, इसकी ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, बाकी का टॉपिक ऐसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा ही रह गया। जनरल ऑडिट टेक्निक क्या बोलते हैं? जनरल ऑडिट टेक्निक, द टेक्निक रिक्वायर्स यू टू पुट योरसेल्फ इन द शूज एंड थिंक लाइक सस्पेक्ट। अब ये होता है जनरल ऑडिट टेक्निक क्या होती है भाई? बहुत जनरल टेक्निक होती है जिसके अंदर वो क्या यूज करते हैं जनरल ऑडिट टेक्निक के अंदर, कि भाई मैं एज अ सस्पेक्ट कि मैं कहां पे फ्रॉड कर सकता था, वो उसके शूज में घुस के ये एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे मैं फ्रॉड कर सकता था, कि भाई मैंने कैश चुरा लिया होगा, जब कोई देख नहीं रहा होगा ना, मैंने रात के टाइम कैश चुराया होगा, वो उस टाइप से सोचते हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर का क्या काम होता है भाई? फ्रॉड पता लगाना। अब वो उस हिसाब से तो सोचेगा कि जो सस्पेक्ट है उसने क्या करा होगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि उसके शूज के अंदर घुस के ये पता लगाना कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे फ्रॉड कर सकता था। भाई चोर जैसे जो बंदा चोर है, चोरी तो कर ली, अब हम ना चोर के जूते में घुस के ये देख रहे हैं कि अगर मैं चोर होता तो मैं कहां पे चोरी कर सकता था। ये होता है जनरल ऑडिट टेक्निक, कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल है ना कि हाँ ये यहाँ यूज कर सकता था। और स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स होती है कि जैसे ट्रेंड एनालिसिस हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया। ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस समझते हो क्या होता है भाई? ट्रेंड, कि ये ट्रेंड पता लगा रहे हैं कि यहाँ देखा जा रहा है कि यहां से ना कैश हर फ्राइडे की रात को कैश गायब हो रहा था। ये क्या मतलब? हर फ्राइडे में कैश डिफरेंस आ रहा था। रेशियो एनालिसिस पता लगा रहे हैं कि हाँ भाई करंट रेशियो हमारी हिल रही है, करंट रेशियो हमारी कम हो रही है, मतलब कैश कम हो रहा है। ऐसे वो ये होती है स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स। फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स क्या होती है? अब भाई स्क्रूटनी कर रहे हैं रेलिवेंट मेल्स की, फोन लॉग्स की स्क्रूटनी करते हैं ना, कि भाई फ्रॉड हुआ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो ईमेल्स तक, व्हाट्सएप के मैसेजेस तक चेक करते हैं। तो वो ये ना जब ये चीज करते हैं ना, उससे पहले ना वो पूरी लीगल एडवाइस देखते हैं कि भाई अगर मैं उसकी प्राइवेसी में घुस रहा हूं ना तो मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। उससे पहले परमिशन लेते हैं सारी, वो कोर्ट से ले, वो चाहे वो कहीं से परमिशन ले, वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, वो दायरे में रह के काम करेंगे। किसके दायरे में रह के? लीगल दायरे में रह के काम करेंगे। ठीक है। ट्रेन डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज्ड फॉर सच। भाई डिजिटल ऑडिट क्यों जरूरी है? डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिटिंग क्यों जरूरी है भाई? डेटा बहुत होता है। अब डेटा ज्यादा होगा तो उसके लिए तुम्हें सॉफ्टवेयर तो यूज करने पड़ेंगे ना भाई। इतना सारा डेटा होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे तुम्हें। फिर उसके बाद आता है डेटा माइनिंग टेक्निक्स। अब भाई लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है,
इतना सारा डेटा है, उसके लिए तुम्हें डेटा माइनिंग टेक्निक्स यूज करनी ही पड़ेंगी कि वो उस चीज की समरी बना दे। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कि जो हिडन डेटा होगा ना वो भी निकाल के लिए कि भाई यहाँ पे कुछ छुप रहा है, ये वाली एंट्री है ना ये वैसे नहीं होती साल में, बट इस बार हुई है। ये क्या हुआ एकदम से इतना सारा कैश कहां गया, एकदम से इन्वेंट्री कहां गई, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होती है ना, ये सब पता लगाता है, डेटा माइनिंग टेक्निक्स यूज करता है फॉरेंसिक ऑडिटर। फिर उसके बाद 3 कैटेगरी बना दी उसने, डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, डेविएशन, लिंक एनालिसिस। इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इसको तुम ना मतलब आई से ऐसे डायरेक्ट पूछेगा तो वो पूछेगा कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। तुम 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर 4-5 टेक्निक, इसमें से तुम्हें 7 में से 4-5 टेक्निक भी याद रह गई ना, बहुत है, तुम्हारे नंबर 5 के 5 पूरे हैं। मिक्स करके लिख देना, ऑलमोस्ट सब में सब कुछ सेम सा ही लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, मिक्स करके लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। इट डिस्कवर्स यूजुअल नॉलेज और पैटर्न्स इन डेटा। अब भाई जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स होती है वो क्या पैटर्न ही तो पता लगाती है ना कि क्या चल रहा है, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, क्या पता लगा रही है, क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे से कैश गायब हो रहा है, ये पैटर्न ही तो है कि हर फ्राइडे कैश गायब हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है। इट एक्सप्लेन वेरियस एफिलिएट्स, एसोसिएट ट्रेंड्स एंड वेरिएशंस। वेरिएशन ट्रेंड्स क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही कहते हैं, हर एक टेक्निक में ऑलमोस्ट सेम सी है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब ये पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा है, पेन में शायद मे बी बैटरी खत्म हो गई होगी, चार्ज करना पड़ेगा। तो ये हो गया, देखो है कुछ, पूरा पूरा टॉपिक हमने कर लिया कवर। डिफरेंसेस चालू हुए थे कि भाई फॉरेंसिक ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर में क्या डिफरेंस होता है, फिर नीड ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर कहां पे यूज होती है, फिर एरियाज वेयर सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर्स आर इन ग्रेट डिमांड, क्या है इसका, प्लीज फाइंड अटैच्ड सीआईडी। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, उसका क्या है, मेमोरी टेक्निक आई डू एआरसी। इनिशियलाइजेशन, डेवलपमेंट, ऑब्टेन रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस। उसके बाद ए है परफॉर्म द एनालिसिस। उसके बाद रिपोर्टिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग्स। उसके बाद है फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स, क्या है, गैस एंड सीएसटी पर सीजीएसटी की डेटा माइनिंग करो कि भाई 7 टेक्निक्स है, इन पे फॉरेंसिक ऑडिटर यूज करके अपने ओपिनियन देता है। दैट्स इट, हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसको तुम छोड़ जाओ, इतना आसान टॉपिक है, उसके बाद फिर नंबर कटेंगे, इससे अच्छा इसको ही पढ़ जाओ ना 20-25 मिनट आधा घंटा लगा के। इसके मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, उसको तुम देखते रहना। अब बताना कैसी रही वीडियो, लाइक्स और कमेंट्स बरसा दो, बताना कैसी रही वीडियो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से एकदम मन लगा के। थोड़े से दिन रह गए हैं, छोड़ दो एक बार के लिए फोन, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ थोड़े दिन के लिए, बंद कर दो सोशल मीडिया अकाउंट से, डिलीट कर दो, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। 2 महीने के बाद ना तुम खुश हो। जो सीए इंटर वाले सीए फाइनल में आ जाएंगे, उनके पास अब आर्टिकलशिप ढूंढने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा उन्हें, और जो सीए फाइनल वाले बच्चे हैं वो सीए बन जाएंगे, फिर उसका तो मौज ही मौज है ना। चलो ठीक है सर, ओके सर, बाय बाय, सी यू अगेन।